हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड आईएएस पे। दोस्तों, एक बहुत संवेदनशील मुद्दे या कहें बहुत चर्चित मुद्दे को लेकर मैं आज आपके साथ हूं इस क्लास में, जहां हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के संदर्भ में समस्त चीजों को, और जानेंगे कि इससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने अचानक से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया हो। और आपको यह जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि जगदीप धनखड़ साहब जो है देश के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हो गए हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया हो। और एक और रोचक तथ्य यह है कि उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ साहब पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, इंपीचमेंट लाया गया संसद में। तो इन सारी बातों को और ऐसे ही रोचक तथ्यों को आज की इस क्लास में हम जानेंगे। क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक, और पसंद आए तो शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए, आप आ चुके हैं जॉब ग्रेड आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां आप राइज साइन एंड अपग्रेड करते हैं, और मैं हूं आपका अपना दोस्त कुमार पंकज। आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब के रेजिग्नेशन की, यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के रेजिग्नेशन की। उपराष्ट्रपति के तौर पर इनका कार्यकाल बहुत ही चर्चाओं से भरा रहा, और समय समय पर आप देखेंगे कि विपक्ष के इन पर आरोप भी लगते रहे कि ये सत्ता पक्ष के सहारे बैठते हैं, सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं। उन सारी चीजों पे बात करेंगे, जगदीप धनखड़ साहब के इतिहास को जानेंगे, राजनीतिक करियर को जानेंगे, और जानेंगे उनसे संबंधित सभी बातों को। तो जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने सर्व किया। आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने का तात्पर्य यह है कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और एग्जाम में पूछा ना भी जाए, आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस भारत देश के सामान्य नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके राजनीतिक गलियारे में क्या चीजें हो रही हैं, क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब के इस इस्तीफे के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में, और हम समझेंगे कि इस चीज से जो है क्या बदलाव होने वाले हैं। सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, और सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की अगर शक्ति आपको समझनी हो तो आप समझिए कि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कोई व्यक्ति करता है तो वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। हालांकि जब तक उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं तो वो राज्यसभा, यानी उच्च सदन जो हमारे संसद का होता है, उसके सभापति के तौर पर कार्य करते हैं, और उसी सभापति के तौर पर उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं, यानी सैलरी उनको सभापति के तौर पर ही मिलती है। लेकिन फिर भी वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर विराजित होते थे। और ऐसे क्या कारण रहे प्यारे दोस्तों कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से, और सबसे पहले हम समझते हैं आपकी आज की क्लास में कि जगदीप धनखड़ आखिर में है कौन। हु इज जगदीप धनखड़ माय डियर फ्रेंड? तो जगदीप धनखड़ जी की अगर हम बात करें तो ये सीनियर लॉयर हुआ करते थे। क्या होते थे? पेशे से एक वकील थे ये, और बाद में वकील से सीधा जो है सांसद बने। सांसद बनने के बाद जो है राज्य मंत्री के तौर पर भी इन्होंने सेवा दी देश को। और आप ध्यान रखें एक चीज कि जब इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ तो देवीलाल जो हरियाणा के सीएम हुआ करते थे, उनसे इनका राजनीतिक करियर जुड़ा हुआ है, देवीलाल जी से। तो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बने, और आपको पता होगा कि जब ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे तो वहां की जो सीएम है
ममता बनर्जी, उनके साथ इनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, तल्खी भरे रिलेशन रहे। और उनका मानना था कि जब भी वो कोई ऐसा जरूरी बिल पेश करती हैं और इनके पास भेजती हैं उसको अधिनियम बनाने के लिए, तो दबा कर बैठ जाते हैं जगदीप धनखड़। और इनमें तल्खी इतनी बढ़ गई थी कि एक बार तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इनके सोशल मीडिया पर जाकर ब्लॉक कर दिया था इनको, और फॉलो करना बंद कर दिया था। तो ये तो रही कुछ रोचक जानकारी। हम वापस आते हैं जगदीप धनखड़ जी के जो है शुरुआती दिनों में और जानने का प्रयास करते हैं कि ये थे कौन। तो मैंने आपको बताया पेशे से वकील थे, और उससे फिर राजनीतिक करियर शुरू होते होते सांसद, और उसके बाद अंतिम रूप पर बंगाल के गवर्नर बन गए थे, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, फिर उसके बाद 14वें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली 11 अगस्त 2020 को। और इन्होंने उसी के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, राज्यसभा के चेयरमैन के तरीके से जो है कार्य करना। तो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के तौर पर ये कार्य कर रहे थे। और इनके टेन्योर में, इनके कार्यकाल में शार्प इंटरवेंशन के लिए इनको जाना जाता है। मैंने कि जैसा आपको बताया, कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी चर्चा हो, उसमें ये अपनी टिप्पणी जरूर करते थे। और पिछले समय में आप देखेंगे ये कभी भी इस जो है चीज से घबराए नहीं, डरे नहीं कि ये जो टिप्पणी कर रहे हैं ये अपने इनकी पार्टी के खिलाफ जो है विरुद्ध में जा रहा है या विरोधियों के विरुद्ध जा रहा है। किसान जो आंदोलन का मुद्दा है उसमें इन्होंने जो शिवपाल सिंह हैं, शिवपाल सिंह चौहान जो सीएम रहे, कृषि मंत्री के तौर पे जब सर्व कर रहे थे, तो उन शिवराज सिंह चौहान, माफ करिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी को इन्होंने सीधा स्पष्ट तौर पर एक मंच पर खड़े होकर कहा कि अगर हमने जो है कुछ वादे किए हैं देश के किसानों से, तो वो वादे पूरे क्यों नहीं हो पाए। तो इस तरीके के इनके साथ कुछ जो है विवाद जुड़े रहे, कुछ इनके जो इंटरवेंशंस हैं इनके लिए जाते रहे, एक्टिव प्रेजेंस ये हमेशा अपनी दिखाते रहे हैं। और इसी कारण आप देखेंगे कि इनके क्लैशेस होते रहे, चाहे तो वो अपोजिशनल लीडर से हो या किसी और चीजों से। तो अपोजिशन से तो इनके हमेशा विरोध रहे हैं। अपोजिशन इतना नाराज हो गया था एक बार इनसे कि जो है इनके विरोध में इंपीचमेंट लेके आ गया था। यानी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बने थे ये जिनके खिलाफ महाभियोग लेके आया गया। हालांकि उस महाभियोग को टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज कर दिया गया था और वो पारित नहीं हुआ, पेश नहीं हुआ, लेकिन लाया गया था विपक्ष के द्वारा। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो व्यक्ति को स्वयं ही अब इस्तीफा देना पड़ा। उन सारे तथ्यों की, उन सारी चीजों की हम आज की क्लास में बात करेंगे। वाई डिड ही रिजाइन, प्यारे दोस्तों। तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने या फिर अभी तक आए सभी तथ्यों की बात जाने, तो तथ्यों के माध्यम से पता लग रहा है कि इन्होंने जो रिजाइन किया है उस रिजाइन की वजह है पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, कि अपनी ही पार्टी, अपनी ही जो केंद्र सरकार है उसके साथ इनके कुछ डिफरेंसेस हो गए अभी हाल फिलहाल में कुछ मुद्दों को लेकर, जिसमें न्यायपालिका से संबंधित मामला सबसे विशेष है जिसकी चर्चा की जा रही है। आपको पता होगा दिल्ली उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे यशवंत वर्मा, उनके घर के बाहर कुछ और घर के अंदर जले हुए नोटों की बोरियां प्राप्त हुई थी और विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेके आया राज्यसभा में, जिसको उपराष्ट्रपति ने बिना केंद्र सरकार को लूप में लिए जो है उसको स्वीकार कर लिया। तो इससे माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का, यानी नरेंद्र मोदी सरकार का जो रुख है वो कमजोर हुआ और इस कारण इनमें तल्खियां बढ़ गई, बात आगे बढ़ी, तो इन्होंने स्वास्थ्य कारण बताकर इस्तीफा दे दिया। अब यह बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो समय आते हुए पता चलेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये मीडिया के माध्यम से आई हुई चीजें हैं, क्योंकि अभी तक कोई विशेष टिप्पणी इस पर किसी भी पक्ष से आई नहीं है। सिर्फ जगदीप धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी के नाम प्रस्तुत दिया और उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, जहां से सभी लोगों को पता चला।
और सेम डे ही यानी कल के कल ही केंद्र जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्विटर के माध्यम से, जो अब एक्स है उसके माध्यम से, इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी शुभकामनाएं भेज दी कि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। तो इससे माना जा रहा है कि जो है अपनी पार्टी और इनके बीच में कुछ तलखियां तो रही होंगी। हाउएवर, until the president accept the resignation he technically continues in office। लेकिन प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर चुके हैं और ये इस्तीफा मान्य हो चुका है, तो अब ये अपने पद पर नहीं है। अंडर आर्टिकल 67B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एक उपराष्ट्रपति कैसे इस्तीफा दे सकते हैं, कैसे रिजाइन कर सकते हैं, इसको अनुच्छेद 67 में भली भांति संविधान में दिया गया है। और अनुच्छेद 67 का आप सब क्लॉज बी देखोगे तो वहां पर दिखाई देगा, कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम संबोधित कर सकते हैं। ये बात यहां पर आप देख सकते हो प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या पड़ेंगे इनका इस्तीफा देने के बाद। तो यह समझना पड़ेगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका जो चुनाव है ये इसके बारे में कि कैसे इनका निर्वाचन होगा, कौन वोट करेगा, ये अनुच्छेद 66 में वर्णित है भारतीय संविधान के। और आपको पता होना चाहिए कि जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, उसमें राज्यसभा और लोकसभा यानी दोनों ही सदनों के जो सदस्य होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसका चुनाव करते हैं। हिज मेन रोल इज टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मैंने बता दिया कि उनका जो मुख्य कार्य होता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही काम होता है। और इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन द पोस्ट बिकम वेकेंट एंड आर्टिकल 68 कम्स इनटू प्ले। जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया है अब इनकी सीट वेकेंट हो गई है और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनकी भी सीट वेकेंट हो गई है। तो अब अनुच्छेद 68 यहां से शुरू हो जाता है प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 68 यहां से शुरू हो जाता है। तो अनुच्छेद 68 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 68 क्या कहता है, यह कहता है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति के पद को भरे जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जितना जल्दी संभव हो। ध्यान रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, सिर्फ जल्दी से जल्दी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं आप भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में देखें तो वहां अधिकतम 6 माह की बात की गई है कि 6 माह से ज्यादा राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता, उनके पद के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराए ही जाने चाहिए। तो चूंकि अब इनका पद रिक्त हो गया है तो अब इस पे जो है चुनाव होगा नए उपराष्ट्रपति के लिए। बहुत सारे नाम आगे आ रहे हैं, वो आप देखोगे समय के साथ। तो जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा तब तक डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के या कोई सीनियर मेंबर वो जो है राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करेंगे। तो अभी तो आप देखेंगे कि डिप्टी चेयरमैन हैं तो वो ही कार्य करेंगे प्यारे दोस्तों। इसके संदर्भ में जो है क्यों ऐसा प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन नहीं होंगे तो सीनियर मेंबर जो है सभा संसद के उस सदन के जो है इसको पीठासीन रहेंगे। क्योंकि इससे दो बातें हैं कि पार्लियामेंट फंक्शन करती रहे। जैसे मान लीजिए अभी मॉनसून सत्र का पहला ही दिन था और उपराष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, तो अब क्या आगे सदन नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो वो कैसे चलेगा? जो उप सभापति हैं वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और सारी चीजें चलेंगी। जितने भी आने वाले बिल हैं या जो भी मुद्दे चल रहे हैं उन सभी पे जो है सहमति बन सके, वो बिल पारित हो सके और जो बैलेंस ऑफ पावर है, शक्ति का जो संतुलन है वो बना रहे, उपराष्ट्रपति ना हो तब भी, इसलिए संविधान ऐसे प्रावधान करता है। इससे
अब एक बात आती है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी स्पेशली व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज ए फॉर्मर पार्टी पॉलिटिशियन। इस पे मुद्दे भी उठते हैं कि भाई क्या ये जो है न्यूट्रलिटी रहेगी, तटस्थ रह सकता है क्या कोई उपराष्ट्रपति अगर वो किसी पार्टी विशेष से होता है। तो ये विवाद का विषय है और डिबेट का मुद्दा है, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि अब आगे क्या होना चाहिए और क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन अब जो है एक अधिसूचना जारी करेंगे और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी और यह अनुच्छेद 68 के तहत ही होता है। और रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी अपने अपने नॉमिनेट जो है कैंडिडेट्स के नाम देंगी, जो भी उनके नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हो सकते हैं, और फिर उनके नामों पे चुनाव होगा। ठीक है, तो दोनों ही पार्टी अपने नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को आगे लाएंगी। एमपीज ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विल बी वोट बाय सीक्रेट बैलेट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से वोटिंग होती है और ये बैलेट पेपर पे होती है, जो है बहुत सिक्योर माध्यम से होता है, गुप्त मतदान के माध्यम से इलेक्शन होता है। ये राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों के सदस्य इस पर वोट करते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी को जो है कई सारे मुद्दे आएंगे इसमें कि भाई किसको लेके आना है, कौन व्यक्ति किस आइडियोलॉजी का होगा, तो सारी चीजें अब देखी जाएंगी रूलिंग पार्टी के द्वारा अपना कैंडिडेट आगे लाते हुए, ताकि ये जो दिक्कत अभी हुई है विचारधाराओं का मतभेद के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये आगे समस्या ना उत्पन्न हो। अब बात आती है कि भाई आप लोग एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्या चीजें समझें, क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते माय डियर फ्रेंड, आपको इसे करंट इवेंट की तरह लिंक करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात अगर यहां पे हुई है या उनके पद त्याग की बात हुई है, तो आपको अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 को पढ़ लेना चाहिए, जो कवर करते हैं उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को और त्यागपत्र को कैसे हटाया जा सकता है, यानी इंपीचमेंट को, और इनके निर्वाचन को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को अब अच्छे से पढ़ लेना आप। हो सकता है किसी से भी क्वेश्चन अब आपसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कमीशन पूछ ले। साथ ही साथ आपको वाइस प्रेसिडेंट, है ना, के जो है रोल क्या है वो समझना पड़ेगा। ये कैसे एक शक्ति संतुलन के तौर पर कार्य करते हैं, ये भी आपको उपराष्ट्रपति के तौर पर जान लेना चाहिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, है ना। और ऐसे रेजिग्नेशन अगर होते हैं तो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग पे क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, डायनामिक्स कैसे चेंज होता है, और जो इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस है, यानी कि जो संस्थाओं का शक्ति संतुलन होता है, जिसको जांचने की जरूरत पड़ती है, जिसको नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है, वो कैसे जो है इस समय बिखर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको किसी पार्टी विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया गया, और उस व्यक्ति ने उस पद पर बैठे हुए अगर कोई ऐसा निर्णय लिया जो उस पार्टी की विचारधारा से अलग जाता था, और उसके बाद उस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इस्तीफा देने को मजबूर हो जाए, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो संविधान के द्वारा बनाए गए संवैधानिक पद हैं और जो सर्वोच्च पद हैं, उस पर बैठा व्यक्ति भी आज के समय में ना सुरक्षित है और ना ही वो संतुलित विचारधारा को अपना सकता है। तो यह भी सोचने का विषय है जिस पे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये इवेंट हमें रिमाइंड कराता है कि जो उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, वो भी सुप्रीम पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो भी पॉलिटिकल शिफ्ट से इम्यून नहीं है, यानी कि उनके पास वो इम्यूनिटी नहीं है, वो क्षमताएं नहीं है कि जो राजनीतिक विचारधारा से शिफ्ट के कारण वो बच पाए। साथ ही साथ आपको एज ए स्टूडेंट ये भी समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन इन सब चीजों पे कैसे रिएक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीजों के लिए क्या कंटिन्यूटी की बात करता है, और लोकतंत्र में ये चीजें कैसे एडेप्ट की जाती हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऐसे पहले उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया, और अभी तक के ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने समय से पहले अपना त्याग पत्र दे दिया। और पहले दो व्यक्तियों की अगर आप बात करें, चाहे वो वीवी गिरी हो चाहे दूसरे उपराष्ट्रपति, उनकी दशाएं अलग थी जब उन्होंने त्याग पत्र दिया, है ना।
तो यहां पर इन्होंने सिर्फ त्यागपत्र दिया वैचारिक मतभेदों के कारण। यह बात भी आपने समझनी होगी और समझना होगा आज की इस क्लास का सेंस। आज की हम क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। इससे जरूरी जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको लेके आऊंगा सेम क्लास में, सेम प्लेटफॉर्म पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए। बने रहिए जॉब ग्रेड आईएएस के साथ, पढ़ते रहिए, अपग्रेड करिए, शाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जॉब ग्रेड आईएएस। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।